हेलो एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में बात करते हैं अपने पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर और पेरियोडिसिटी। जो अपने पास में आवर्त सारणी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो आवर्तता होती है उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आरपीसी के द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो केवल अपन क्वांटम नंबर और इनकी एटॉमिक जो अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी बात करेंगे। एटॉमिक जो थ्योरी होती है उनकी इस वीडियो के अंदर जो है वो बात नहीं करेंगे, उनके क्वेश्चन जो है वो अलग से किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अपने को 4x ऑर्बिटल दिया हुआ है, 4f ऑर्बिटल दिया हुआ है। तो इस ऑर्बिटल के लिए अपने को एक तो बताना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या n, और एक बताना है एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विआंशिक क्वांटम संख्या l। इनकी वैल्यू बतानी है। तो अपने को जो ये दी हुई होती है ऑर्बिटल के अंदर, ये क्या होता है, अपने को मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू दी हुई होती है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो अपने पास में मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो हमेशा ही ग्रेटर होती है द्विआंशिक क्वांटम संख्या से। कभी भी ये दोनों है बराबर नहीं हो सकते, और ना ही जो है वो द्विआंशिक क्वांटम संख्या का मान है मुख्य क्वांटम संख्या से अधिक हो सकता है। तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि जो एन का मान होता है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान, वो हमेशा ही द्विआंशिक क्वांटम संख्या से अधिक होगा। तो बराबर तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे n का मान 3 दे दिया, 3 तो होगा ही नहीं, ये भी गलत हो गया। n का मान क्या है, 4 है। यहाँ पे 4f अपने को ऑर्बिटल दिया हुआ, तो n का मान 4 है। अब n का मान यहाँ पे भी क्या है, 4 है। अब आपको ध्यान रखना है ऑर्बिटल के लिए कि अपने पास में कौन सा अपने पास में कक्षक होगा। कक्षक ही अपन उपकोष कह सकते हैं एक तरह से। कक्षक ना कह के अपन क्या कहते हैं, उनको उपकोष कहते हैं। उपकोष, कौन सा उपकोष होगा ये कौन बताएगा अपने को, एल की संख्या बताएगी। एल की वैल्यू अगर 0 है तो उपकोष को बोलेंगे एस उपकोष। अगर एल की वैल्यू 1 है तो इस उपकोष को बोलते हैं पी उपकोष। अगर एल की वैल्यू 2 है तो कौन सा उपकोष होगा, डी। एल की वैल्यू 3 है तो एफ उपकोष, और एल की वैल्यू अगर 4 है तो इसको एफ जी। इसी प्रकार आगे क्या हो जाएगा अपने पास में, 5 है तो एच। इस प्रकार से ये जो है वो वैल्यू चलती रहेगी। तो अपने पास में यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, 4f दिया हुआ है। तो क्वांटम, मुख्य क्वांटम संख्या का मान तो कितना हो गया, 4 हो गया, और द्विआंशिक क्वांटम संख्या का मान f के लिए कितना होता है, 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4th राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑर्बिटल जो दिया हुआ होता है, जो आगे नंबर लिखा हुआ मिलता है, वो किसका मिलता है, मुख्य क्वांटम संख्या का। आप सभी जानते होंगे टोटल क्वांटम जो नंबर होते हैं, टोटल जो मुख्य क्वांटम संख्या, सॉरी, जो क्वांटम संख्या होती है टोटल कितनी, 4 होती है। मुख्य क्वांटम संख्या एल, द्विआंशिक क्वांटम संख्या एल, और एक होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक मोमेंट एम, और इसमें क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम संख्याएं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4th। जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को कि Ag में जुड़ने वाला जो 47वां इलेक्ट्रॉन है वो किस मुख्य क्वांटम संख्या और किस एजीमुथल क्वांटम संख्या में जुड़ेगा। तो Ag जो अपने पास में होता है सिल्वर, ये कौन से ग्रुप में आता है, ये अपने पास में 11th ग्रुप में आता है। इसके नीचे आता है कॉपर, के नीचे आता है Ag, और फिर आता है अपने पास में Au। अब अपने पास में इधर अपने पास में क्या होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। कैडमियम का कितना होता है, 48 होता है, और इसका होता है 47। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है अपने पास में, 3d10, सॉरी, d10 E10S1 होता है। अब इसके अंदर अपने पास में क्या होता है कि इसके अंदर अपने पास में आ गया 4d10 और S1। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, 4d10 और 5s1। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 5s के अंदर, और जो अपने पास में लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो डी के अंदर भरे जाते हैं। तो 47 वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन से कक्षक में भरा जाएगा, 4d में भरा जाएगा, ना कि 5s में। सबसे पहले 5s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर किस में भरेंगे, 5d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन ये कैसा होता है, पूर्ण पूरित विन्यास होता है, इसलिए s का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, डी में चला जाता है। 47वां जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, डी के अंदर आएगा, 4d के अंदर आएगा, 4d के अंदर आएगा। तो इसके लिए अपने पास में क्वांटम, मुख्य क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया इसके, n = 4,
और एजीमुथल क्वांटम रिंग क्या एल डी के लिए कितना होता है 2 होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया 5s, लेकिन 5s में नहीं जाता, 47वां जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है अपने पास में डी में जाता है, ना कि एस में जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखो कक्ष, ये कक्ष दिया हुआ है, कक्षक नहीं कक्ष दिया हुआ, कक्ष या इसको बोलते हैं कोश, शेल या ऑर्बिट बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं शेल या इसको बोला जाता है ऑर्बिट। तो सेल या जो है वो अपने पास में जो ऑर्बिट होता है उसमें जो कुल जो कक्षक होते हैं, कोश के अंदर जो टोटल कक्षक होते हैं ऑर्बिटल जो होते हैं वो होता है अपने पास में 2। अपने पास में टोटल इसमें ऑर्बिटल होता है एन स्क्वायर ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल होता है एन स्क्वायर। कोश को किससे प्रदर्शित करता है एन से प्रदर्शित करता है। और एक कोश के अंदर कितने अपने पास में कक्षक होता है एन स्क्वायर होता है। और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। एक ऑर्बिटल के अंदर अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में बात करें इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम कितने होते हैं 2 होते हैं। तो अगर कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन की बात करें, सॉरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कक्ष या कोश में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कक्ष या कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। देखो कक्ष के अंदर या कोश के अंदर कितने कक्षक है एन स्क्वायर कक्षक है। तो एक एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोश या कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है और कोश या कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने कक्षक कितने होते हैं अपने पास में n स्क्वायर कक्षक होते हैं। कोश या कक्ष में ऑर्बिट या अपने पास फेल में जो ऑर्बिटल होते हैं जो कक्षक होते हैं वो कितने होते हैं कक्षक होते हैं n स्क्वायर के बराबर। और कोश या कक्ष में अपने पास में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2n स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कक्षक के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर केवल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक कक्षक के अंदर। और कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2n स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ये क्या है कोश में इलेक्ट्रॉन, कोश में कक्षक, कोश में कक्षक। जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो न्यूट्रॉन की खोज आप सभी जानते होंगे जेम्स चैडविक ने की थी। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और अपने पास में एक होता है गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन जो होता है उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की जो खोज का जो खोजकर्ता माना जाता है वो माना जाता है किसको, गोल्डस्टीन को। और अगर गोल्डस्टीन नहीं है तो प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड ने भी इंफॉर्मेशन दी थी। तो रदरफोर्ड या फिर जो गोल्डस्टीन होता है वो प्रोटॉन के खोजकर्ता कहलाते हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अपने को L इक्वल टू 2 दिया हुआ तो उपकोष कौन सा होगा, जब L इक्वल टू 2 है तो उपकोष कौन सा हो गया, D हो गया। L इक्वल टू अपने पास में 0 होता है, L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0 है तो अपने पास में उपकोष या सब सेल 0 है तो S होता है, 1 होता है तो अपने पास में P होता है, 2 होता है तो D होता है, 3 होता है तो F होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अपने पास में L इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो मतलब कौन सा उपकोष हो गया, D उपकोष हो गया। D उपकोष के अंदर उपकोष कौन सा हो गया, D उपकोष हो गया, D उपकोष। और D उपकोष में कक्षक कितने होते हैं, L में L अपने पास में जो कोष होता है उस L कोष के अंदर कक्षक कितने होते हैं, कक्षक उपकोष में कक्षक और लिख देते हैं उपकोष में कक्षक। उपकोष को कौन बताता है अपने पास में L बताता है। तो उपकोष में जो कक्षक होता है उसको कौन बताता है, M बताता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2l+1। ये किसके इक्वल होता है, m के इक्वल होता है। m चुंबकीय क्वांटम संख्या जो बताता है, अभिविन्यास बताता है और रिलेशन बताता है। तो l का मान जब 2 दिया हुआ है तो टोटल कक्षक m की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 2 × 2 + 1। टोटल कक्षक कितने हो गए अपने पास में 5 कक्षक हो गए। ये किसको बता रहा है, कक्षक को बता रहा है, ऑर्बिटल को बता रहा है। तो कितने कक्षक हो गए, 5 कक्षक हो गए। 5 कक्षक का मतलब अपने सीधा भी यहाँ पे अपने सीधा निकाल दें, डी उपकोष होता है।
और 5 कक्षा का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 कक्षा के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। L इक्वल टू 2 है तो उपकोष कौन सा हो गया? D उपकोष हो गया। D उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो 5 कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या आप क्या कर सकते हैं? L इक्वल टू 2 दिया हुआ है, उपकोष में जो कक्षक होते हैं टोटल वो होते हैं 12 प्लस 1 के बराबर होते हैं। तो 12 प्लस 1 बराबर मतलब 5 कक्षक आ गए। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 5 कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। डिलीट क्यों कर दिया? क्योंकि इसकी डेंसिटी गलत दी हुई है। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर की पावर -3। ये डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे क्या इस टाइप का कोई भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया गया। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ होता 2.3 तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता। तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है, नाभिक का जो घनत्व होता है वो 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर की पावर -3 होता है। जूनियर केमिस्ट्री 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है? अधिकतम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा किसकी है? आयनन विभव कहो या आयनन ऊर्जा कहो किसकी होती है? तो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा किसको कहते हैं? किसी भी विलगित गैस ये जो परमाणु होता है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो अपने पास में रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है, यहाँ जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है अपने को, वो एनर्जी क्या कहलाती है अपने पास में? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनिक ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं इसको। किसी विलगित गैस या परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है अपने पास में? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी जो वैल्यू होती है वो किस में आती है? पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्योंकि ये एनर्जी देनी पड़ती है, अवशोषित करता है। तो जैसे जैसे अपने पास में क्या होता है कि जैसे जैसे अपन एक आवर्त में दाएं से बाएं जाते हैं, लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है अपने पास में यहाँ पे कोस तो आवर्त तो सेम है, एन का मान क्या है? समान है, आवर्त समान है। एक ही आवर्त में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश इंक्रीज होगा तो परमाणु का आकार डिक्रीज होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश इंक्रीज होगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल क्या होगा? ये है अपने पास में नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और ये बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये जितना आकार जितना छोटा होगा, इनके बीच में आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा उतना ही इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने को अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे जैसे अपन दाएं से बाएं जाते हैं वैसे वैसे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इसलिए अपने पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? एन का मान बढ़ता है, कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ता है, जिसकी वजह से परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? घटती है। क्योंकि प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो प्रतिकर्षण बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी। दूरी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड दुर्बल होगा। दुर्बल होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है। अब बात करते हैं अपने पास में एक दिया हुआ कार्बन, एक दिया हुआ बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है अपने पास में? 5 है। फिर कार्बन 6, फिर आता है नाइट्रोजन 7 और फिर आता है ऑक्सीजन 8। ये ऑर्डर इस प्रकार का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है कि नाइट्रोजन के पास में होता है, नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश का विन्यास होता है P3, जबकि इसका होता है P4। तो नाइट्रोजन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपने पास में अर्धपूरित विन्यास होता है। अर्धपूरित विन्यास, हाफ फील्ड अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन होता है P3।
और जबकि ऑक्सीजन का होता है P4। तो अपन ये सभी जानते हैं कि अर्धपूरी विन्यास क्या होता है, स्टेबल होता है। जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्थायी विन्यास है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ऑर्डर क्या बन जाता है, सबसे ज़्यादा तो दाएँ से बाएँ जा रहे हैं तो बढ़ती तो है, लेकिन ऑक्सीजन की कम होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, ये पूछा जाता है। फिर कार्बन, फिर बोरोन। तो सबसे इनके अंदर हाईएस्ट किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन की हाईएस्ट क्यों होगी, क्योंकि इसका अर्धपूरित विन्यास पाया जाता है। अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से ये जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, अधिक हो जाएगी। वह कौन से अपने पास में एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है, 36 है, 54 है और 86 है। 18 का मतलब हो गया आर्गन, 36 का मतलब हो गया अपने पास में क्रिप्टॉन, 54 का मतलब हो गया जिनोन और 86 का मतलब हो गया रेडोन। तो ये कौन से ग्रुप का होता है, 18 ग्रुप के होते हैं। 18 ग्रुप के अंदर क्या आता है, 2, 10, 18, फिर अपने पास में 36, फिर अपने 54 और फिर 86। तो ये कौन सा ग्रुप है, 18 ग्रुप है। इनको क्या बोलते हैं अपने पास में, शून्य ग्रुप भी बोलते हैं, इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। जीरो ग्रुप या इनको बोला जाता है अपने पास में इनर्ट गैस है या अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। इनको इनर्ट गैस है या निष्क्रिय गैस है या अक्रिय गैस से कहा जाता है, या इनको नोबल गैस भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा। हेलोजन कौन से होगा, हेलोजन में आता है अपने पास में 17 जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या बोला जाता है, हेलोजन बोला जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो नाभिक के सबसे पास में होता है, एस ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल नाभिक के सबसे पास होने की वजह से जो एस कक्षक होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बहुत ज्यादा जो है वो आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं, तो इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। नाभिक के सबसे पास कौन होते हैं, एस ऑर्बिटल होते हैं। फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है। भेदन क्षमता या स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा एस की ऑर्बिटल की होती है, फिर पी ऑर्बिटल की, फिर डी की और फिर एफ ऑर्बिटल की। इनमें से कौन सा जो है वो यूनिटलेस है, यूनिटलेस किसकी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पास में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर है। तो ये केवल क्या करता है, बॉन्ड को अपनी ओर खींचने की पावर रखते हैं, तो इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। जबकि आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा ई ए, इलेक्ट्रॉन बंधुता ई ए, सॉरी आयनन ऊर्जा को लिखेंगे आई ई, तो किससे लिखेंगे आयनन ऊर्जा को, आयनन ऊर्जा को किससे लिखा जाता है अपने पास में, इसको लिखा जाता है आई ई या आई पी, आयनन पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको। और ये भी पोटेंशियल है, तो इन सभी की जो अपने पास में यूनिट होती है वो क्या होती है, किलो जूल पर मोल। जबकि विद्युत ऋणता की कोई भी यूनिट नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है, ये यूनिट लेस इकाई होती है। जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने को एस ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, तो जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट एंड जो सेकंड ग्रुप के अपने पास में एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम, एलिना करे, रब से, रब से फरियाद, आपने कैसे याद कर रखा होगा आप देख लेना। और इसमें अपने पास में आता है बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप दे, रेडियो। इस प्रकार अपने पास में इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका होता है 3 होता है, इसी प्रकार इसका होता है 4। देखो आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहले अपने पास में इलेक्ट्रॉन कितना भरे जाते हैं, फर्स्ट टोटल कितने आवर्त होते हैं अपने पास में, आवर्त कितने हैं टोटल, 7 आवर्त है, ये आप सभी जानते हैं।
आवर्त टोटल कितने हैं? 7 है और वर्ग टोटल कितने हैं? पीरियड टोटल होते हैं 7 और ग्रुप कितने होते हैं? 18 होते हैं। जो 7 आवर्त होते हैं तो फर्स्ट आवर्त यहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, आवर्त लिख देते हैं यहाँ पे अपने पास में आवर्त फर्स्ट, इधर लिखेंगे आवर्त, आवर्त फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ आवर्त। और इनके अंदर जो तत्व आते हैं अपने पास में वो कौन कौन से कितने कितने तत्व आते हैं? फर्स्ट आवर्त में आते हैं 2, फिर इसमें 8, 8, 18, 18, 32 और 32। इस प्रकार से ये क्रम देखने को मिलता है। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में आपको कितने का गैप है? यहाँ पे फर्स्ट आवर्त के अंदर आपको 2 ऐड करने हैं, सेकेंड आवर्त के अंदर आपको 8 ऐड करना है। इस प्रकार से ऐड करते हुए अपने एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिथियम फर्स्ट आवर्त है तो इसमें कितने होगा? 1 और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 के अंदर 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में? 32। तो ये हो गया अपने पास में 9, 10, 11, 30, अपने पास में 11, 31 हुआ नहीं, 19 में कितने जोड़ने अपने पास में? यहाँ कितने जोड़े अपन ने? यहाँ जोड़े थे 8, यहाँ पे जोड़े 8, अब 8 के बाद में जोड़ने 18 जोड़ने अपने को, 19 में जोड़ने 18 जोड़ने हैं। तो ये कितना हो गया अपने पास में? 7, 37, यहाँ कितना आ गया? 37, फिर 37 में और 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 55, और 55 में और अपने पास में 32 जोड़ेंगे 55 में, तो ये आ गया अपने पास में 87। तो इस प्रकार से अपने को अब इधर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, परमाणु क्रमांक इंक्रीज होगा। 3 से 4, 11 से 12, 19 से 20, 37 से 38, 55 से 56 और 87 से 88। अब निकालो आराम से इजीली। ये एटॉमिक नंबर तो कार्बन का होता है तो ये तो पी ब्लॉक का होता है। 7 और एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है तो ये भी पी ब्लॉक का होता है। 15 किसका होता है? फॉस्फोरस का होता है, ये भी किसका होता है? पी ब्लॉक का होता है। 9 फ्लोरीन का होता है तो ये क्लोरीन का होता है, ये पी ब्लॉक के हैं। 3 किसका होता है? लिथियम का होता है। और 12 किसका होता है? अपने पास में मैग्नीशियम का होता है। तो ये दोनों अपने पास में किस ब्लॉक के हैं? एस ब्लॉक के होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। लोवेस्ट रेडियस किसकी होती है? जो रेडियस होती है अपने पास में, जो त्रिज्या होती है, रेडियस जो होती है वो क्या होती है अपने पास में? आवेश के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आवेश के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस। जैसे जैसे अपने पास में आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होती जाती है? रेडियस कम होती जाती है। आवेश किसका आवेश? धनायन का आवेश, धनायन का आवेश। तो जैसे जैसे अपने पास में आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस कम होगी। तो यहाँ पर अगर अपना ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा हो तो किसकी होगी? जिसका आवेश कम है तो सोडियम की रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर अपन किसकी देखेंगे? मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, और फिर अपने पास में सिलिकॉन की, क्योंकि यहाँ सिलिकॉन के ऊपर 4 आवेश दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। सबसे लोवेस्ट किसकी है? Si+4 की, और सबसे हाईएस्ट किसकी है? Na+ की। तो रेडियस जो होती है वो धनावेश के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। धनावेश के ऊपर आवेश बढ़ता है तो परमाणु आकार घटता है, जबकि ऋणायन के ऊपर आवेश बढ़ता है तो परमाणु आकार बढ़ता है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है अपने को। सेकेंड अब आयनन एंथैल्पी बतानी है। तो देखो फर्स्ट आयनन एंथैल्पी की अगर अपन बात करें, फर्स्ट आईपी की बात करें तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो बनेगा अपने पास में कार्बन का होता है 6, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो बोरोन बन गया। इससे एक इलेक्ट्रॉन कम किया 7 होता है, ये 6, 7, 8, 9, तो एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो ये बन गया कार्बन। ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो ये बन गया नाइट्रोजन। क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो ये बन गया ऑक्सीजन। अब इसका ऑर्डर देख लो, आयनाइजेशन का ऑर्डर अगर इनका देखा जाए तो नाइट्रोजन का अपने पास में ज़्यादा होता है क्योंकि इसका P3 विन्यास है, जबकि ऑक्सीजन का होता है P4। नाइट्रोजन का अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो यहाँ अगर ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर क्या होता है? बोरोन, बोरोन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन।
ये होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो जब फर्स्ट इनमें से एक-एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक-एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये परमाणु अपने को प्राप्त हुए। अब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं तो अपने को सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी प्राप्त हो रही है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी प्राप्त हो रही है, लेकिन देखो यहाँ पे अपने को अब रिप्लेस करना है। बोरोन की जगह क्या लिखा, किसकी जगह लिखा बोरोन अपन ने? कार्बन की जगह लिखा। कार्बन किसकी जगह लिखा अपन ने? नाइट्रोजन की जगह कार्बन लिखा। तो ये ऑर्डर इस प्रकार से होता जा रहा है। ऑक्सीजन अपन ने किसकी जगह लिखा? तो फ्लोरीन की जगह अपन ने ऑक्सीजन लिखा था, तो यहाँ आ जाएगा फ्लोरीन। और नाइट्रोजन अपन ने किसकी जगह लिखा था? तो ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लिखा था, तो ये हो गई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या बन गई इनकी? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन की, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्या करना है? सबसे पहले तो सेकेंड अगर अब अपने को पूछी है तो इनमें से एक-एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और इनको रिप्लेस कर दो। फिर उनको जो है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में जमा दो और फिर वापस जो है उनको रिप्लेस कर दो। जहाँ से अपन को उनको लिया था वहीं से उनको वापस रिप्लेस कर दो। तो अपने को प्राप्त हो जाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अपने को कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, इनमें से कौन-सी जो प्रॉपर्टी है वो सही नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता जो होती है वो इस क्रम में विद्युत ऋणता जैसे-जैसे अपन दाएँ से बाएँ जाते हैं तो विद्युत ऋणता क्या होती जाती है? इंक्रीज़ होती जाती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती जाती है। इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, एकमात्र ऐसी है जिसमें कोई अपवाद नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा होती है 17 ग्रुप की और 17 में भी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, तो ये सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है ये भी दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन की तुलना में, क्योंकि फ्लोरीन में कक्षक होते हैं 2p और क्लोरीन में कक्षक होते हैं 3p। 2p कक्षक के अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक तो एक 3p में उपस्थित है। 2p का आकार छोटा होने की वजह से प्रतिकर्षण यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन लेने पर जो मुक्त होने वाली एंथैल्पी होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ये ऑर्डर भी सही दिया हुआ है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, फिर ब्रोमीन की। बोन एनर्जी का अगर ऑर्डर देखा जाए तो बोन एनर्जी का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, फिर होती है ब्रोमीन की और फिर होती है अपने पास में फ्लोरीन की। तो ये इस प्रकार से ऑर्डर देखने को मिलता है, ये गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीकारक क्षमता तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर से ही दे रखा है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसमें होती है? फ्लोरीन में होती है। ऑक्सीकरण क्षमता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में। ये उसी पर आधारित है ऑक्सीकारक क्षमता पर ही। तो आयोडीन जो होता है ऑक्सीकारक जो क्षमता होती है, ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होती है, ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन की, ब्रोमीन के बाद में आयोडीन की। आयोडीन की ऑक्सीकरण क्षमता सबसे कम है, इसलिए ये क्या करता है? ये क्या करता है? ऑक्सीकरण क्षमता का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति इनकी अधिक होती है और आयोडीन की ऑक्सीकरण पावर क्षमता कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा अपने पास में तो क्या क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद अपने पास में क्या है? आई है, I2 है। I2 किसके अंदर है? ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये अपने पास में क्या करेगा? ये चला जाएगा अपने पास में, जैसे KCl के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाएँगे तो ये बन जाएगा Ki बन जाएगा अपने पास में। Ki मतलब Ki माइनस बन गया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन देता है तो अपने पास में यहाँ पे क्या होगा? उम, ये क्या इनको इनको क्या कर देगा? अपचेत कर देगा। इनकी -1 थी, -1 से इनकी प्लस Cl2 बन जाएगा तो 0 होगी। तो मतलब इनका क्या कर दिया इसने? ऑक्सीकरण कर दिया इनका तो। बढ़ा दिया मतलब इनका ऑक्सीकरण किया, खुद का क्या किया? अपचयन किया। तो यहाँ पे ये क्या करता है अपने पास में? सॉरी, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है ये? ऑक्सीकारक क्षमता का ऑर्डर तो जो होता है वो इस प्रकार देखने को मिलता है, लेकिन जो अपने पास में आयोडीन होता है, वो आयोडीन जो है वो प्रबल
इनको क्या इन सभी को इनके विलीन में से क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नोट करने के रखनी है कि ऑक्सीकारक क्षमता का ऑर्डर तो ये होता है, लेकिन फिर भी जो आयोडीन होता है वो इन सबको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये इन सभी को क्या कर देगा, इनके विलीन में से इनको रिप्लेस कर देगा, और इनको रिप्लेस करके क्या बना देगा, यहाँ से क्लोरीन बना देगा, यहाँ से फ्लोरीन बना देगा, यहाँ से ब्रोमीन बना देगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुद क्या करेगा, खुद तो क्या हो गया, अपचित हो गया, और इनका क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा। जूनियर के में 2000 अपने पास में 11 का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इनमें से सबसे मोस्ट एसिडिक कौन सा है? तो जो धातुओं के अपने पास में ऑक्साइड होते हैं, धातु जो ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? धातु ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। धातु ऑक्साइड होते हैं बेसिक। और जो अपने पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, अधातु जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं अपने पास में? एसिडिक होते हैं। और जो उपधातुएं होती है, जो अपने पास में उपधातुएं होती है, उनके जो ऑक्साइड होते हैं, उपधातुओं के ऑक्साइड, वो होते हैं अपने पास में उभयधर्मी एमपी एमपी प्रोटिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं अपने पास में। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या है, अपने पास में जो धातु ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे, मोस्ट एसिडिक पूछा है। अब धातु ऑक्साइड के अंदर भी सबसे ज्यादा जो बेसिक होते हैं वो होते हैं फर्स्ट ग्रुप के। फर्स्ट ग्रुप के सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, और फिर बाद में होते हैं सेकेंड ग्रुप के, फिर आएगा थर्ड ग्रुप। या फिर अपने पास में इस प्रकार जो है वो जैसे जैसे अपन दाएं से बाएं जाते हैं, जैसे जैसे अपन दाएं से बाएं जाएंगे तो धातु जो ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड, इनका जो बेसिक नेचर होता है वो घटता है, और धातु ऑक्साइड का जो एसिडिक नेचर होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु ऑक्साइड का बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, कार्बन बढ़ने के साथ में बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, और इनका क्या होता है अपने पास में एसिडिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है। तो सबसे ज़्यादा अगर बेसिक बात करें तो सोडियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक है, और सबसे कम बेसिक की बात करें तो एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है वो सबसे कम बेसिक, सॉरी एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक है सोडियम ऑक्साइड, और सबसे एसिडिक ज़्यादा कौन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये उभयधर्मी होता है वैसे, एमपी प्रोटिक या एम्पोटेरिक होता है, एम्पोटेरिक होता है, उभयधर्मी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर अपने को पूछा है मोस्ट एसिडिक इनमें से कौन सा है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि दाएं से बाएं जाने पर धातु ऑक्साइड की एसिडिटी पावर बढ़ती है, और बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। हाउ मेनी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन 3D सेल? तो 3D जो अपने पास में कोष होता है, तीसरे कोष में देखो, कोष के अंदर कक्षक कितने होते हैं, कक्षक कोष में कक्षक होता है अपने पास में n स्क्वायर। तो अपने कोष कौन सा दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ है, मतलब n अपने को कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। तो कक्षक ऑर्बिटल कितने हो गए टोटल, n स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर का मतलब 9। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। कोष में कक्षक कितने होते हैं, n स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n स्क्वायर। अपने को एक क्वांटम नंबर दिया हुआ है n बराबर 4। जब n बराबर 4 दिया हुआ है तो अपने पास में इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अपने पास में, इलेक्ट्रॉन होंगे 4n स्क्वायर, सॉरी 2n स्क्वायर होता है इलेक्ट्रॉन कोष के अंदर। कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n स्क्वायर होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 4 स्क्वायर, मतलब कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो 32 इलेक्ट्रॉन है टोटल, इनमें से आधे तो कौन से होंगे, आधे तो होंगे माइनस हाफ वाले, और आधे होंगे प्लस हाफ वाले। तो इनके अंदर आधे तो होंगे माइनस हाफ वाले, आधे होंगे प्लस हाफ वाले। तो मतलब 32 में से आधे होंगे 16 प्लस वाले, और 16 ही क्या होंगे, माइनस वाले। तो माइनस हाफ वाले कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 16 होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। n बराबर 4 है, मतलब कोस कौन सा चौथा, वो फोर्थ कोस है।
जब फोर्थ शेल होगा तो टोटल अपने पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2n² हो जाएंगे। 2n² का मतलब 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। 32 में से आधी की स्पिन प्लस होती है, आधी की स्पिन माइनस होती है। तो प्लस वाले की स्पिन मतलब प्लस वाला है वो होंगे 16 और माइनस वाले भी होंगे 16। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। ऐसे 2011 का क्वेश्चन है, 57 किस ब्लॉक से रिलेटेड है, तो 57 वाला होता है लेंथनम। लेंथनम किस में आता है, डी ब्लॉक में। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। एस ब्लॉक में कौन सा आता है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। और पी ब्लॉक में आता है ग्रुप 13 से लगा के ग्रुप 18 तक। और जो नोबल गैसें होती है वो कौन से ग्रुप में आती है, 18 ग्रुप में आती है, जो पी ब्लॉक में आता है। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो आसानी से कैटाइन बनाएगा, कैटाइन आसानी से कौन बनाएगा, तो जैसे कैटाइन आसानी से बनाएगा इसका मतलब उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, कम है। कैटाइन कब बनता है, जब किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो वो क्या बनाता है, कैटाइन बनाता है। और इसके लिए जो यहाँ पे आवश्यक एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। आयनन एंथैल्पी मोस्ट इजीली यहाँ पे कैटायन कौन बनाएगा, जिसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो दाएं से बाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर अपन इनको ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पे देखो अपने पास में है ये फर्स्ट ग्रुप का है लिथियम। और मैग्नीशियम अपने पास में कौन से ग्रुप का आता है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में आता है। स्ट्रांशियम भी सेकंड ग्रुप में आता है। और नियोन तो 18वें ग्रुप में आता है। 18वें जो ग्रुप होता है अपने पास में, 18वें ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा और जो फर्स्ट ग्रुप की एंथैल्पी होती है वो सबसे कम होती है। तो सबसे कम जिसकी एंथैल्पी होगी वो उतना ही आसानी से कैटायन का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या लिखनी है, फर्स्ट जो ग्रुप होता है अपने पास में, जो प्रथम ग्रुप है जिसके अंदर आता है अपने पास में लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम। फर्स्ट ग्रुप की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो सबसे कम होती है। ये सबसे क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इनका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है। और जो 18 ग्रुप है अपने पास में, जो 18वां ग्रुप है नोबल गैस वाला, उनकी जो अपने पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनन एंथैल्पी होती है, वो सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे अधिक होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और आसानी से कैटाइन धनायन का निर्माण कर लेगा। और हाईएस्ट पूछते तो किसकी आ जाती, नियोन की। नाइट्रोजन परमाणु के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कौन से के इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास पर आधारित है, तो देखो अपने पास में जो कक्षक होते हैं उनके अंदर या कोश या कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, कक्षक में भरे जाते हैं। देखो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि अपने पास में ये नाभिक है। नाभिक के बाह्यतम कोश में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कक्षाएं होती है, या जिनको क्या बोला जाता है, कोश या कक्षा बोलते हैं इनको। कोश या कक्षा, सेल बोला जाता है इनको। कोश या कक्षा के अंदर क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। कोश या कक्षा को प्रदर्शित करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या से, उपकोश को प्रदर्शित करते हैं दिव्यांशिक क्वांटम संख्या से। उपकोश के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, कक्षक को प्रदर्शित करते हैं m से। और कक्षक में क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। जैसे अब वो सिद्धांत क्या कहता है, अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, ऊर्जा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रम में भरे जाते हैं। पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसके लिए न्यूनतम ऊर्जा होगी। दूसरा अपने पास में n+l नियम, n+l नियम कहता है कि n+l का मान अगर इंक्रीज होता है तो ऊर्जा का मान भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे जिसमें n+l का मान क्या होगा, कम। n+m कम वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, भरा जाएगा। हुंड का अधिकतम मूलतः नियम क्या कहता है कि जो अपने पास में डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, उनका नियम क्या कहता है, जो डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, डीजनरेट
डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया? समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक का मतलब है समभ्रंश कक्षक का मतलब है जिनकी ऊर्जा क्या होती है? सेम होती है। जैसे कि अपने पास में पी के अंदर कितने होते हैं? 3 होते हैं। डी उपकोष में कितने होते हैं? 5 होते हैं। एस में तो एक ही होता है। एस में तो कोई समभ्रंश कक्षक एक ही होता है। एफ के अंदर कितने होते हैं? अपने पास में 7 होते हैं। तो ये अपने पास मूड नियम ये कहता है कि जो सम अपने पास डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर जब तक एक-एक ऑर्बिटल के अंदर एक-एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। मतलब कि जो पी ऑर्बिटल है, अगर पी कोष है, पी उपकोष है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब होगी? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी अपने पास में p4 में होगी। इसी प्रकार यदि डी उपकोष है अपने पास में, अगर डी उपकोष है तो पेयरिंग कब होगी? सबसे पहले एक-एक डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 5 तो इनके अंदर भर दिए और फिर पेयरिंग होगी D6 में होगी। इसी प्रकार यदि एफ उपकोष है तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? पहले 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एफ उपकोष है तो उसमें 7 में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और फिर एफ एट के अंदर क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। तो जब तक कि अपने पास डीजनरेट ऑर्बिटल में जब तक कि सभी ऑर्बिटल के अंदर एक-एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता तब तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। इस रूल को बोलते हैं हून का अधिकतम बहुलकता का नियम। और हून का नियम जो होता है इसके के अनुसार जो है वो इलेक्ट्रॉनों के अंदर मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर होता है P3। नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? P3। तो ये P3 है, इसका मतलब जब तक कि एक-एक इलेक्ट्रॉन सभी p कक्षक में नहीं जाएंगे तब तक इनकी पेयरिंग नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो नाइट्रोजन है उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। इसी प्रकार देखो, अगर आपको पूछ ले नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन है P3, ऑक्सीजन है P4 और फ्लोरीन है P5। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नाइट्रोजन में 3 आएंगे, ऑक्सीजन में 2 आएंगे, फ्लोरीन में 1 आएगा, क्योंकि इसके अंदर पेयरिंग हो जाएगी। फिर 3 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरेंगे और फिर 1 और भर देंगे। इसी प्रकार अपने पास में 5 के अंदर तो पहले 3 भरेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। तो इस प्रकार नाइट्रोजन में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं हूंड नियम से, ऑक्सीजन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहलाता है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये कहता है कि एक कक्षक की जो चारों क्वांटम संख्याएं होती है, एक कक्षक की जो चारों क्वांटम संख्याएं n, l, m और s, ये जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं एक कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक में जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके 2 इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं होती है वो एक समान नहीं होती है। इनमें 3 समान हो सकती है लेकिन एक समान नहीं होगी। तो पावली का अपवर्जन सिद्धांत ये कहता है कि एक कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है लेकिन चौथी क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हूंड नियम से अनपेड इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग की जाती है। न्यूनतम त्रिज्या किसकी है? तो न्यूनतम रेडियस जो होती है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? सॉरी, रेडियस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस जो होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके अपने पास में कैटाइन चार्ज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही कम रेडियस होगी। तो सबसे कम रेडियस होगी एल्यूमिनियम प्लस 3 की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो वर्ग में दाएं से बाएं जाने पर इंक्रीज होती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो सबसे हाईएस्ट होती है 17 ग्रुप की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेने की क्षमता, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता। और जो 18वां ग्रुप होता है उसकी तो क्या उसका पूर्ण पूरित विन्यास होता है NH2 NP6, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं। और इसके जस्ट पास में कौन सा है? 17 ग्रुप है। तो 17 ग्रुप का विन्यास होता है NH2 NP5
इनकी जो है वो हाईएस्ट, ये तो जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं, क्योंकि इनका तो पूर्ण रूप से अष्टपूर्ण हो रखा है। अब इसके पास में 17 ग्रुप आता है, तो 17 ग्रुप की जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कौन से ग्रुप की होती है, 17वें ग्रुप की होती है। और 17वें ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2Np5, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना बाध्यम कोश में, तो NH2Np5 7, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 17 ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी। इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो इस सीक्वेंस में पाई जाती है, तो जो इनकी विद्युत ऋणता होती है वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की। रेडियस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रेडियस आयोडीन की होगी, फिर होगी ब्रोमीन की, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने लगते हैं तो रेडियस इंक्रीज होती जाती है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे अपने पास में इनके जो है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएँगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी जो होता है वो यही देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्षारीय जो मृदा धातुएँ होती है, एल्केलाइन जो अर्थ मेटल होती है, उन किस प्रकार की चुंबकीय, तो क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। तो इनका जो कक्षक होता है वो क्या होता है, पूर्ण पूरित होता है, फुली फिल्ड होता है। इसलिए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं। यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेड होते हैं। इसलिए ये किस प्रकार की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय किसका होगा, सारी धातुओं का होगा। एल्कलाई जो मेटल होती है सारी धातुएं, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप की मेटल है, फर्स्ट ग्रुप, वो किस प्रकार की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, पैरामैग्नेटिक प्रदर्शित करती है, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसलिए ये किस प्रकार के होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। जबकि जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है वो किस प्रकार के होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। एससीएफ 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को कुछ परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, जैसे 13, फिर 31, फिर 49, ये किस ग्रुप के हैं, तो ये बोरोन ग्रुप के हैं। बोरोन अपने पास में बोरोन 13 ग्रुप का है, 13 ग्रुप का है बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। इसमें ऐड करेंगे मतलब कि कितने ऐड करेंगे, 8, तो बन जाएगा एल्यूमिनियम। कितना हो जाएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे अपने पास में, तो 8 5 कितना हो गए, 13। 13 के अंदर अपने पास में ऐड कितने करेंगे, 18 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास में गैलियम 31। गैलियम और ऐड करेंगे 18, तो ये अपने पास में बन जाएगा, अपने पास में क्या, इंडियम बन जाएगा 49। 49 में अपने ये ऐड करेंगे, 49 में 32 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 80। क्या 49 में 32 ऐड करेंगे ना, तो कितना होगा अपने पास में 81 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कौन से ग्रुप के हैं, 5, 13, 31, 49 और 81, ये होता है 13 ग्रुप के, 13 मतलब बोरोन फैमिली के। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, किस प्रकार से ऐड करना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। डायामैग्नेटिक कौन है, तो डायामैग्नेटिक इनके अंदर पूरे पेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जो सोडियम होता है उसका तो NS1 होता है, लेकिन इसका NS0 हो गया, तो ये डायामैग्नेटिक है, लेकिन ये डायामैग्नेटिक नहीं है। इसमें अगर बात करें अपने पास में, तो Cu+D10 हो गया, Cu+2D9 हो गया, तो ये डायामैग्नेटिक है, लेकिन ये डायामैग्नेटिक नहीं है। क्रोमियम में बात करें तो क्रोमियम का होता है D5S2S1 होता है, और क्रोमियम +2 का +3 का कितना हो गया अपने पास में, D3 हो गया, तो ये डायामैग्नेटिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। इसके अंदर दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अंदर कैल्शियम में बात करें तो NH2 होता है, और कैल्शियम +2 कर दिया तो NH0 हो गया, तो ये भी कैसा होता है, डायामैग्नेटिक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। केमिस्ट 2011 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को नाइट्रोजन का ऑक्साइड दिया हुआ है CO2, इसका अपने को सम इलेक्ट्रॉनिक बताना है। तो इलेक्ट्रॉन या तो पूरे काउंट कर लो या बाह्यतम कोश के काउंट कर लो। तो एक है कार्बन और 2 है ऑक्सीजन। अपन बाह्यतम कोश के देखते हैं, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, P2S2।
S2P2 मतलब ये कौन से ग्रुप का है कार्बन? 14 ग्रुप का है कार्बन। तो इसके बाद तुम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन के? 4 हो गए। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है? 16 ग्रुप का है। 16 ग्रुप का है। 16वां ग्रुप का तो 16 में कितने होते हैं? 6 होते हैं। 2 ऑक्सीजन दिए हुए तो 6 × 2 तो कितने हो गए? 4 + 12 इक्वल टू कितने हो गए अपने पास में? 16 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब 16 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। नाइट्रोजन कौन सी फैमिली का होता है? 15 ग्रुप का होता है। तो इसके पाइथम कोष में इलेक्ट्रॉन 5, 5 + 2 1 ऑक्सीजन के कितने पाइथम कोष में इलेक्ट्रॉन? 6 तो 2 के कितने हो गए? 10 तो कितने हो गए अपने पास में? ये हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक नाइट्रोजन के पाइथम कोष में 5 है तो 2 के कितने हो गए? 10 और एक ऑक्सीजन के पाइथम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 6 तो 16 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो गया। इसमें देखते हैं नाइट्रोजन के पाइथम कोष में इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के पाइथम कोष में इलेक्ट्रॉन 6 तो 11 इलेक्ट्रॉन हुए ये तो। इसमें नाइट्रोजन का एक का होता है 5 तो 2 का कितने हो गए? 10। एक ऑक्सीजन के बाध्यम कोष में 6 तो 2 के कितने हो गए? 12 तो ये तो हो गए 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। आप टोटल भी काउंट कर सकते हो, कार्बन की चीज़ें 6 काउंट कर लो, ऑक्सीजन के 8 काउंट कर लो और आप बाध्यम कोष भी काउंट कर सकते हो, कैसे भी काउंट करो। लेकिन अगर इसके टोटल काउंट कर रहे हो तो इन स्पीसीज के भी आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। और अगर इसका आप वैलेंस शेल देख रहे हो, बाध्यम आउटर मोस्ट शेल देख रहे हो तो इनके भी आपको आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो अपने को परमाणु का आकार बताती है। दिग्गज जो क्वांटम संख्या होती है वो अपने को शेप बताती है, संरचना बताती है, जबकि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो अभिविन्यास को बताती है। जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है अपने पास में चक्रण क्वांटम नंबर, जो क्वांटम नंबर होता है वो क्या किसको बताता है? अपने को इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताता है। और स्पिन की जो वैल्यू है वो ±½ होती है। इसके मैक्सिमम 2 ही अपने पास में वैल्यू हो सकती है, इसलिए एक कक्षक के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक कक्षक के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा सकते हैं? 2 ही पाए जा सकते हैं, जिनका एक की स्पिन पॉजिटिव होगी, दूसरे की नेगेटिव होगी। तो एक कक्षक के अंदर अपने पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपन किससे पता करते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो आकार बताती है और काफी हद तक परमाणु की ऊर्जा को भी प्रदर्शित करती है। दिग्गज क्वांटम संख्या अपने को शेप बताती है, ये उपकोष को प्रदर्शित करती है। और ये किसको क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है? मुख्य क्वांटम संख्या कोष को प्रदर्शित करती है। और जो ओरिएंटेशन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, ये किसको प्रदर्शित करता है? कक्षक को प्रदर्शित करता है। और स्पिन क्वांटम नंबर किसको प्रदर्शित करेगा? इलेक्ट्रॉन को। इनमें से कौन सा जो क्वांटम अपने को नंबर है वो पॉसिबल नहीं है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है n ग्रेटर देन होता है l से। और जो अपने पास में m की वैल्यू होती है, टोटल m की टोटल वैल्यू होती है 2l + 1 होती है टोटल। m की टोटल वैल्यू जो होती है वो 2l + 1 होती है, लेकिन m के जो मान होते हैं, ये देखो भाई ध्यान रखना इधर, m के जो मान होते हैं वो -l फिर आता है 0 फिर आता है +l तक होते हैं। दोनों अलग अलग चीज है भाई, इसको ध्यान से गौर से करना। इसी का जो n का जो मान होता है, l के जो कुल मान है, l के जो कुल मान है वो n के इक्वल होते हैं। कुल मान तो बराबर होते हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो जो संख्यात्मक मान होता है वो क्या होता है? हमेशा ग्रेटर होता है। कंफ्यूज मत होना, l का मान हमेशा ज्यादा होगा, लेकिन n का मान हमेशा ज्यादा है, लेकिन l के जो टोटल मान होंगे वो n के कुल मानों के बराबर होंगे। और m के जो टोटल मान होते हैं वो 2l + 1 होते हैं, लेकिन l के जो मान होते हैं वो मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं? -l से होते हैं प्लस -l से फिर 0, 0 से फिर +l तक होते हैं। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। तो n का मान 3 है, l का मान 2 हो सकता है, बिल्कुल सही है। m का मान 0 हो सकता है, बिल्कुल सही है। जब l का मान 2 है तो m के मान क्या क्या होंगे? -l से 0 +l तक, तो -2, -1 फिर 0 फिर +1 और +2। टोटल कितने मान होंगे? 5 मान होंगे। तो 2l + 1 करोगे तो टोटल इसके मान कितना आएंगे? 5 आएंगे। s का मान हाफ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो ये सही है। n का मान 3 है तो l का मान 2 हो सकता है, छोटा है, बिल्कुल सही हो सकता है।
और m का मान 2 हो सकता है, माइनस सही है, -2 से स्टार्ट होता है +2 तक, तो ये सही है। n का मान 3 है, l का मान 3 कभी भी बराबर नहीं हो सकते। n का मान जो है वो कभी भी ना तो l का मान ग्रेटर हो सकता है, ना ही बराबर हो सकता है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा l का मान क्या होता है, l का मान n के मान से छोटा होता है। n का मान 3 है तो l का मान 0 हो सकता है, बिल्कुल सही। जब l का मान 0 है तो m का मान कितना हो जाएगा, 0, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ये जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे जो अपने पास में स्मॉलेस्ट होगा वो कौन सा होगा, जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है उनके अंदर ऋणावेश जो होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। सबसे बड़ी जो साइज होती है वो ऋणावेश की होती है, ऋणावेश के बाद में न्यूट्रल की होती है, उदासीन की, उदासीन के बाद में पॉजिटिव की होती है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा होता है ऋणावेश होता है, फिर उदासीन होता है, फिर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव के अंदर जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा, और नेगेटिव जितना बड़ा नेगेटिव होगा उसका आकार उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर इनको अपन ऑर्डर में व्यवस्थित करें तो सबसे ज़्यादा आकार किसका है, N3 माइनस का, फिर O2 माइनस का, फिर F माइनस का, और फिर Na प्लस का। तो अपने को क्या पूछा, सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा कौन है, Na प्लस है। ये किसका होगा, क्रम है, आकार का क्रम है, आकार का घटता क्रम है ये। तो सबसे छोटा कौन है अपने पास में, सोडियम प्लस, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दी है तो इनकी आयनिक त्रिज्या बतानी है। आयनिक त्रिज्या जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये आयनिक त्रिज्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अपने पास में ऋणावेश के, ऋणावेश के लिए क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है धनावेश के। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो धनावेश बढ़ने पर आकार घटेगा, आकार घटने पर त्रिज्या घटेगी। ऋणावेश बढ़ने पर आकार बढ़ता है, त्रिज्या भी बढ़ती है। रेडियस जो होती है वो ऋणावेश की सबसे ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा ऋणावेश होगा रेडियस उतनी ज़्यादा होगी। तो H2 की माइनस की सबसे ज़्यादा, फिर Cl माइनस की, फिर K प्लस की, और फिर K Ca+2 की। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। जैसे जैसे अपन इधर से उधर जा रहे हैं तो ऋणावेश बढ़ रहा है, धनावेश कम हो रहा है, इसलिए इनकी रेडियस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जो रेडियस होती है या जो आकार होता है वो धनावेश के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ऋणावेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से अल्फा कण क्या होते हैं, तो अल्फा कण जो होते हैं वो अपने पास में हीलियम परमाणु होते हैं, लेकिन द्विव आवेशित हीलियम परमाणु को कहते हैं अल्फा कण। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ये एक द्विव आवेशित हीलियम परमाणु होता है, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है। नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड दिया हुआ है जिसका एटॉमिक अपने को मास दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो अपन बना के देख लेते हैं 44 कब आएगा। यदि अपन NO लेते हैं तो इसका मास कितना होता है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 40 होता है, और अपने पास ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो ये वैल्यू तो कितनी आई, 30 आई, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यदि अपन लेते हैं N2O, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 का कितना हो गया, 14 + 14 28, और ये 16। तो ये कितना आया अपने पास में, इसको जब अपन ऐड करेंगे 40, यहाँ पे 4 आ गया, फिर 1 2 3 और एक 4, तो ये 44 आ गया, मतलब ये है। ये अपने को जो कंपाउंड दिया हुआ है कौन सा दिया हुआ है, N2O दिया हुआ है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाय तुम कोस के इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं अपन, या टोटल इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। इसके इस अणु में पूछा है तो अणु में टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे। नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 के कितने हो गए 14, और एक ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो ये कितना हो गया अपने पास में 22। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। 22 इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको इस प्रकार से दिया हुआ है तो पहले आपको फॉर्मूला बना के चेक करना है किसका एटॉमिक मास आपसे मैच हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से उसको सही करना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एटम, मिनिमम एटम अपने पास में एडमिट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होंगे, एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब कार्बन है। कार्बन का बायतम कोश विन्यास S2P2, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे।
ये किसका है? नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का होता है P3S2, तो इसमें होता है N बराबर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। ऑक्सीजन का होता है अपने पास में, ये है ऑक्सीजन H2P4, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें अपने पास में ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन में कितना हो जाएगा अपने पास में? H2P5, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सबसे क्या पूछा है अपने को? सबसे मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, फ्लोरीन के अंदर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अपने को सम न्यूट्रॉनिक स्पीशीज दी हुई है, आइसोटोन दिया हुआ है। आइसोटोन का मतलब है इस प्रकार की स्पीशीज जिनकी में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो अपने को इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो अपने को क्या दिया हुआ है? 3 अपने को एटम दिए हुए हैं, ए, बी और सी। अब देखो अपने को क्या दिया हुआ है इनका? अपने को मास नंबर दिए हुए हैं, तो अपने इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं जेड। ये होता है एटम का सिंबल लिखा जाता है। ए क्या है? यहाँ पे मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या। और जेड क्या है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉनों की संख्या है। एटॉमिक नंबर या इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। तो इस प्रकार अपने को जो यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ 31, इसमें दिया 32। अब अपने को बी का परमाणु क्रमांक दे दिया, बी का परमाणु क्रमांक 15 दे दिया। तो जब अपने पास में इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन होता है अपने पास में, या इसमें अगर न्यूट्रॉन निकालना चाहिए तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे अपने पास में? जब 31 में से 15 अगर अपन निकालेंगे, या न्यूट्रॉन कितना है देखो, 30 में से निकालते हैं तो 16, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना आ गया? 16 आ गए। इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है सम न्यूट्रॉनिक स्पीशीज दिया हुआ, मतलब इन सभी के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? 16 है। अब जब 16 न्यूट्रॉन है तो 30 में से 16 को माइनस करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 40 आ गया। 32 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया अपने पास में? 16 आ गया। तो एक का एटॉमिक नंबर कितना है अपने पास में? 14। और बी का अपने पास में एटॉमिक नंबर सॉरी, बी का तो दिया हुआ है, सी का एटॉमिक नंबर कितना आया? 16। तो एक का आया अपने पास में 14 और सी का आया 16, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। इसको लेक्चर 2011 का ही दिया हुआ है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन प्रदर्शित करते हैं? तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपने पास में लिखा हुआ है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो ये कौन से ग्रुप के हैं? ये 13 ग्रुप के हैं। तो ये जो 13 ग्रुप के होते हैं एलिमेंट्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो +1 होती है, एक होती है +3। लेकिन जैसे जैसे अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो +3 की स्टेबिलिटी होती है वो अपने पास में डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि इनके जो NS के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इनकी जो संयोजकता होती है या इनकी जो वैलेंसी होती है वो 2 कम हो जाती है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, जो S के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं और इनकी जो संयोजकता होती है वो 2 कम हो जाती है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, निष्क्रिय युग्म प्रभाव बोलते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है? पी ब्लॉक में देखने को मिलता है। इसलिए अगर यहाँ पे +1 का, अगर अपने +3 का अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा बोरोन, फिर होगा एल्यूमिनियम, फिर होगा गैलियम, फिर होगा इंडियम और फिर होगा हेलियम। और अगर +1 का देखा जाए तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे वो +1 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये टेलुरियम, फिर इंडियम, इसका क्रम क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार जो अपने पास में ये प्रभाव होता है इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये पी ब्लॉक में देखने को मिलता है। और इनके जो बाहरी एलिमेंट होते हैं, जो नीचे के एलिमेंट होते हैं, वो जो है उनके अंदर 2 कम संयोजकता पाई जाती है। एक कोई मेटल दी हुई है जिसका जो ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड किसका होता है? तो जो मेटल होती है धात्विक, जो इसका तो अपने एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होगा वो अपने पास में किस प्रकार का होगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा Al2O3। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। निकेल का होता है NiO, ये +2 में स्टेबल होता है। और इसका होता है ZnO, ये +2 में स्टेबल होता है। लेकिन जो क्रोमियम होता है ये Cr2O3,
मतलब यहाँ जो क्रोमियम होता है वो +6 में पाया जाता है, CrO3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये मोर एसिडिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ये एसिडिक होगा। और जो जिंक और एल्यूमिनियम का जो होता है वो किस प्रकार का होता है, उभयधर्मी होता है। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। और ये एसिडिक होगा, लेकिन इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा जितना क्रोमियम का है। तो क्रोमियम के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में स्टेबल रहता है, इसलिए इसका ऑक्साइड जो होता है वो हाईएस्ट एसिडिक नेचर प्रदर्शित करता है। शेर 2012 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किसका आयनन विभव अधिकतम होगा। तो आयनन विभव अधिकतम किसका होता है, आयनन विभव क्या होता है, बार बार अपन ने देख लिया कि बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी। तो जैसे जैसे हम दाएं से बाएं जाते हैं वैसे वैसे आईपी का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। अब अगर ऐसा देखा जाए तो ये तो अपने पास में फर्स्ट ग्रुप के हैं, और फर्स्ट ग्रुप का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो सबसे क्या होता है, कम होता है। तो इनका तो क्या होगा, कम होगा। अब बात करें ये है सेकेंड ग्रुप के, और ये है 13 ग्रुप का। तो जैसे जैसे अपने पास में यहाँ पे अपने पास में मैग्नीशियम है, इधर है एल्यूमिनियम। तो क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए, मैग्नीशियम का कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एल्यूमिनियम का जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है मैग्नीशियम की तुलना में, मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है। कारण क्या है, मैग्नीशियम जो होता है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ग्रेटर होता है, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर होता है NH2 विन्यास, पूर्ण पूरित विन्यास, जबकि एल्यूमिनियम में होता है NH2NP1 होता है। तो ये अपने पास में स्थायी विन्यास है, पूर्ण पूरित विन्यास है। मैग्नीशियम के अंदर जो विन्यास होता है वो कैसा होता है, फुली फिल्ड है, जबकि इसके अंदर पूर्ण पूरित नहीं है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सब के अंदर सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैक्सिमम किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा एस का, फिर पे का, फिर डी का, फिर एफ का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेर 2012 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, हाईएस्ट लार्जेस्ट साइज इन एक्वस मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वस जो अपने पास में रेडियस बोल भी सकते हैं इसको अपन, एक्वस मीडियम के अंदर जो रेडियस होती है, एक्वस रेडियस नाम दे देते हैं अपन इसको। एक्वस जो रेडियस होती है वो क्या होती है कि जैसे जैसे अपने पास में परमाणु क्रमांक बढ़ता है एक्वस रेडियस डिक्रीज होती जाती है। एक्वस जो रेडियस होती है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है, फिर लिथियम की होती है, फिर अपने पास में लिथियम के बाद हमें आता है सोडियम, सोडियम के बाद में आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में आता है रुबीडियम, फिर आता है सीजियम। तो एक्वस रेडियस इस ऑर्डर में देखने को मिलती है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एक्वस रेडियस होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा जल की जो है वो जल के साथ में उनकी क्रिया क्या होगी, कम होगी, जिस वजह से वो जल के साथ में आसानी से घुल नहीं पाएंगे और उनकी रेडियस क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सबसे हाईएस्ट जो रेडियस होगी वो किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर किसकी होगी, लिथियम की होगी। अगर सिंपल अपने को रेडियस पूछते हैं, अगर अपने एक्वस रेडियस ना पूछ के ऐसी त्रिज्या अगर रेडियस पूछते हैं अपने को, नॉर्मल रेडियस, या अपन कह सकते हैं इनकी आयनिक रेडियस पूछ के दो, आयनिक रेडियस अगर का ऑर्डर पूछते हैं तो ऑर्डर क्या होता है, जैसे जैसे आयनिक रेडियस का ऑर्डर होता है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है या जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती है आयनिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, और फिर अपने पास में लिथियम। ये दोनों ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं। एक्वस मीडियम में ये होता है, मतलब इसको बोलते हैं अपने पास में जल योजन, जल योजन एक्वस को क्या बोलेंगे, जल योजन त्रिज्या, जल योजन त्रिज्या। और जो आयनिक रेडियस होती है वो इस ऑर्डर में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। शेर 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, प्रथम आयनन एंथैल्पी इसका मान सबसे कम किसके लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 13 ग्रुप, 13 जो ग्रुप होता है उसके अंदर अपने को आपको याद ही रखना है, इसका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 ग्रुप की जो फर्स्ट अपने पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है या आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है उसका ऑर्डर क्या होता है,
ये ऑर्डर नोट कर लेना, लिख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आपको हमेशा याद रखना है। सबसे ज़्यादा अपने पास में 13 ग्रुप के अंदर होता है सबसे ज़्यादा बोरोन की। बोरोन के बाद में डायरेक्ट होता है थेलियम की, फिर होता है अपने पास में गैलियम, गैलियम के बाद में एल्यूमिनियम, फिर होती है इंडियम। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आपको याद रखना है। तो सबसे कम किसकी होती है? इंडियम की होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। जबकि यूं देखा जाए तो सबसे नीचे कौन आता है? थेलियम आता है। तो थेलियम की सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन थेलियम की क्या होती है? बोरोन के बाद में सेकेंड जो हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो किसका है? थेलियम का है 13 ग्रुप के अंदर। तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आपको ध्यान रखना है। 6/2013 का क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सेकंड ग्रुप दिया हुआ है। सेकंड ग्रुप के अंदर जैसे जैसे अपने पास में क्या करते हैं, और इधर अपने पास में क्या होता है? बेरिलियम होता है। बेरिलियम के बाद में बोरोन होता है। बोरोन के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन, अगर नियोन दिया हुआ है तो सबसे हाईएस्ट तो किसकी होती है? नियोन की होती है, और फिर होती है फ्लोरीन की। अब इन दोनों में देखा जाए तो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, कार्बन से ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, बोरोन से ज़्यादा होती है कार्बन की, लेकिन बोरोन से ज़्यादा होती है बेरिलियम की। बोरोन से क्या होती है? ज़्यादा, क्योंकि बेरिलियम का विन्यास होता है 2s2 और बोरोन का होता है 2p1 होता है। 2s2 2p1 होता है। तो यहाँ पे इसका पूर्ण पूरित है, जबकि बोरोन का पूर्ण पूरित नहीं है। इसी प्रकार इसका होता है 2p3 और इसका होता है 2p4। तो ये है अर्धपूरित। नाइट्रोजन का अर्धपूरित विन्यास होता है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। और बेरिलियम का पूर्ण पूरित विन्यास है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से क्या है? ज़्यादा है। तो सबसे हाईएस्ट किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। फ्लोरीन के बाद में नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर नियोन दिया है तो सबसे ज़्यादा नियोन की, फिर फ्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर अपने पास में बेरिलियम की, और सबसे कम किसकी होगी यहाँ पे? बोरोन की होगी। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन की नहीं होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर बेरिलियम की और फिर बोरोन की। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरोन से। इसी प्रकार यहाँ नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। स्कूल लेक्चर 2013 का क्वेश्चन दिया, सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। यहाँ पे अपने को एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है जिसका चक्रण क्वांटम संख्या +½ है। अगर इसका चुंबकीय क्वांटम नंबर -1 है तो ये किस में नहीं आ सकता? m का मान -1 है। m का मान -1 कब होगा? जब अपने पास में l की वैल्यू क्या होगी? अपने पास में l की वैल्यू या तो अपने पास में है कितनी? 1 है। तो m के मान क्या हो सकते हैं? m के मान -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है। या l का मान अपने पास में 2 है तो m के मान हो सकते हैं, m के मान अपने पास में हो सकते हैं -2, -1, 0, +1, +2। इसका मतलब l का जो मान है, जब m का मान -1 है तो l का जो मान है वो ग्रेटर देन है 1। 1 से क्या है? ज़्यादा है। मतलब 1 या 1 0 से ज़्यादा, सॉरी 0 से ज़्यादा है। जब 0 से ज़्यादा होता है तो s तो हो ही नहीं सकता। s के अंदर तो l का मान s के अंदर 0 होता है। तो एस होगा। डी में के एल का मान कितना होता है? 2 होता है। पी में एल का मान 1 होता है और एफ में एल का मान कितना होता है? अपने पास में 3 होता है। तो एल का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब इनमें से कौन सा जो कक्षक है वो होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। एस जो कक्षक होता है उसके अंदर आप चक्रण क्वांटम संख्या एस का मान +½ हो सकता है, लेकिन एम का मान इसके लिए कितना होता है? एस के लिए एम का मान 0 होता है। -1 कभी भी नहीं हो सकता एस कक्षक के लिए। ये अपन ने कर लिया था कि ऑर्बिट, ऑर्बिट कब है, या आपको कक्ष के है, या आपको कोश के है। ऑर्बिटल अलग होता है, कक्षक अलग होता है, कक्ष अलग होता है। तो ऑर्बिटल सॉरी ऑर्बिट या कोश के अंदर अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 2n² होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। इसके अंदर टोटल कक्षक कितने होते हैं? n² कक्षक होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n², क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको लेक्चर 2013 का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 अपने को एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनके अंदर अपने को न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो ऊपरी संख्या माइनस नीचे संख्या का माइनस कर दो। तो न्यूट्रॉन इसके अंदर कितना आ जाएंगे? इसमें से माइनस करेंगे तो 20
इसमें कितना आ जाएंगे अपने पास में 5 और यहाँ 7, 7 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 45। अब इनका रेशियो निकालेंगे, जब अपन 5 का भाग देंगे तो इसमें 4 बार, इसमें अपने पास में 5 बार 9, 9 पंजा अपने पास में 45। तो रेशियो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल लेक्चर 2013 का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे डी ब्लॉक में अपन ने कर लिया था। ये जो विन्यास है वो किसका नहीं होता है, तो ये विन्यास किसका होता है, 12th ग्रुप का होता है। 12th ग्रुप में कौन कौन से आते हैं अपने पास में, जिंक, कैडमियम और मरकरी आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ये कौन से ग्रुप का है, ये 11वें ग्रुप का है, 11th ग्रुप का है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D10 NS1 होता है इसका। इसका क्या हो जाएगा, N-1 D10NS1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। फ्लोरीन की जो अपने पास में है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फ्लोरीन से अधिक होती है, क्योंकि फ्लोरीन और इन दोनों के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन, 7-7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटी होने की वजह से इसमें रिपल्सन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए ये आसानी से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर पाता। कुछ अपने को सुपर हेवी एलिमेंट दे रखे हैं, उनके अपने को नाम दिए हुए हैं और बताना है कौन से एलिमेंट होगा। तो अन, नील, अनियम। अन का मतलब होता है 1, नील का मतलब होता है 0 और अनियम का मतलब होंगे 101। तो 101 वाला किसमें आता है, तो ए ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसकी 2 सीरीज होती है, एक होती है 4F, एक होती है 5F। 4F अपने पास में लेंथेनाइट सीरीज कहाँ से होती है, सीरियम 58 से होती है, लुटेशियम 71 तक। और 5F जो सीरीज होती है वो कहाँ से होती है अपने पास में, थोरियम 90 से लोरेशियम 103 तक। तो मतलब 101 वाला ए ब्लॉक का है, ये तो बिल्कुल सही है। क्या पूछा, करेक्ट पूछा आपने को, ये सही है बिल्कुल। अननील क्वाडियम, क्वाडियम का मतलब 4 है, तो 104 वाला एलिमेंट डी में होता है, ये भी सही है। 100 यहाँ पे 103 तक किस में आता है, एफ में आता है, फिर 104 वाला किस में आता है, डी में आता है। डी के अंदर हाफनियम के जस्ट नीचे आता है। 104 वाला कौन से ग्रुप में आता है, 104 वाला आता है अपने पास में 4th ग्रुप में आता है, ये 4th ग्रुप में आता है, ये भी सही है। अननील बाह्य मतलब 102 वाला किस में आता है, डी में नहीं, एफ ब्लॉक में आता है। अननल अनियम का मतलब 109 वाला, 109 वाला किस में आता है, डी में आता है, क्योंकि डी के अंदर कहाँ से कहाँ तक आता है, डी के अंदर आता है, डी में 104 से 112 तक किस में आएंगे, डी में आएंगे। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही इसमें राइट आंसर है। केमिस्ट्री 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने को एन और एल के क्वांटम नंबर बताना है 3D के लिए। तो 3D, तो 3 दिया हुआ है, तो एन का मान तो कितना हो गया, 3 हो गया, और डी के लिए एल का मान कितना होता है, 2 होता है। तो 3 और 2, 3 और 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। मैग्नेटिक ऑर्बिटल में अपने को क्वांटम नंबर बताना है। एल का एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल का मान 2 दिया हुआ है। जब एल का मान 2 है तो एम के टोटल कितने मान होंगे, 12 + 1 मतलब टोटल कितने मान होंगे, 5 होंगे। कहाँ से कहाँ तक होंगे एल के मान, -L, फिर आएगा 0, फिर आएगा +L तक। तो -2, -1, -2, -1, 0, +1, +2, टोटल 5 मान होंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। देखो इसमें 3 ही दिए हुए, तो 3 तो होंगे ही नहीं। इसमें 4 दिए हुए, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। टोटल मान कितने होंगे, 5 होंगे। और कौन कौन से मान होंगे, -2 से +2 तक। कुंड नियम के अकॉर्डिंग जो होता है, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन बताना है किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर। नाइट्रोजन में होता है P3 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें होता है P4 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें P5। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 2 और 1, 3 2 और 1, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। केमिस्ट्री 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम पॉसिबल सिमिलर क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी जो 4 क्वांटम संख्याओं में से जो 3 क्वांटम संख्याएं हैं वो सेम हो सकती है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या सेम नहीं होगी। तो मैक्सिमम 3 क्वांटम संख्याएं क्या होती है, समान होती है।
4 क्वांटम संख्याएँ कभी भी समान नहीं होगी, मैक्सिमम 3 क्वांटम संख्याएँ क्या होती है, समान होती है एक ही कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब इसके लिए अगर S निकालना चाहे तो S कितना हो जाएगा अपने पास में, अगर इसके लिए S निकालना चाहे तो इस एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए अपने पास में S का मान +½ हो जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा अपने पास में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा S = -½ तो S का मान क्या हो गया, अलग-अलग हो गया। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ये तो बहुत ईजी है, आप काउंट कर लोगे इजीली। इनके अंदर अपने पास में सेम इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएंगे, ये अपने पास नाइट्रोजन के अंदर इसमें 7 और 7 और 3 10, ऑक्सीजन 8 और 2 10, क्लोरीन 9 और 10 और नियोन 10। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन तो इजीली आप काउंट कर सकते हो, जितने अगर प्लस है तो आपको इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक में से कम करना है, और अगर माइनस है तो परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। इनमें से कौन सा जो करेक्ट नहीं है, नोट लिखा हुआ है, कौन सा करेक्ट नहीं है, जो अपनी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है किस पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है, एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर अपन कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज पर आधारित है। एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज पर आधारित है। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज ये किस पर आधारित है, न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर पर आधारित है। तो जैसे जैसे इसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में इनको बढ़ा जाता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 5 है, इसका 6 है, 7 है, 8 है, तो ये तो सही है। क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, ये कोबाल्ट 27, ये भी सही है। एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15 और सल्फर 16, ये भी सही है। क्रोमियम 24, टाइटेनियम कितना हो गया, 22 हो गया, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। वेनेडियम कितना हो गया, 23 हो गया, मैग्नीज 25। तो यहाँ पे कि सबसे पहले कौन आएगा, टाइटेनियम आएगा, फिर वेनेडियम आएगा, फिर क्रोमियम आएगा और फिर मैग्नीज आएगा। ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। इनमें से कौन सा जो है डज नॉट बिलोंग टू डी ब्लॉक, डी ब्लॉक से रिलेटेड नहीं है। तो डी ब्लॉक में अंदर क्या होना चाहिए, एक या एक से अधिक डी ब्लॉक में कक्षक, डी ब्लॉक में होता है n-1 डी 1 से 10 और ns 1 से 2। तो इसमें D1 है, S2 है, तो ये तो D का है। D10 है, S2 है, तो ये भी D का है। D10 और तो हो सकता है, D10 है, S2 है और P1 आ गया, तो ये तो P ब्लॉक का हो गया। इसमें D5 है और S2 है, तो ये भी D का है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये D ब्लॉक का नहीं है, कौन से ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है। ब्लॉक देखने के लिए क्या करते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं, कौन से ब्लॉक में भरे जा रहे हैं। अगर P कक्षक में भरे जा रहे हैं तो उनको P बोलेंगे, D में भरे जा रहे हैं तो D का बोलेंगे। अपने को कुछ एटम दे रखे हैं, जैसे सोडियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, मैग्नीशियम है। इनकी अपने को रेंज दे रखी है 88 से 186। तो एटॉमिक रेडियस की अपने को वैल्यू बतानी है। तो अपन जैसे जैसे हम दाएं से बाएं जाते हैं, वैसे वैसे जो अपने पास में रेडियस होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, त्रिज्या कम होती जाती है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है, दाएं से बाएं जाने पर डिक्रीज होती है। तो सोडियम है, बेरिलियम है, बोरोन है और मैग्नीशियम है। तो बेरिलियम का सोडियम, बेरिलियम सबसे पहले तो कौन आएगा, यहाँ आएगा अपने पास में बेरिलियम, और इधर 13 ग्रुप में आता है अपने पास में बोरोन। ये एक ही ग्रुप के हैं, ये है 5 4 5। फिर अपने पास में आता है, इधर आता है सोडियम। सोडियम कौन से ग्रुप का है अपने पास में, ये अपने सेकंड फर्स्ट ग्रुप का है 11। और यहाँ फिर आता है अपने पास में मैग्नीशियम 12। तो जैसे जैसे अपने पास में ये तो है, ये कौन से अपने पास में आवर्त के हैं, ये थर्ड आवर्त के हैं, थर्ड आवर्त के हैं ये। और ये कौन सा आवर्त के अपने पास में, सेकेंड आवर्त के हैं। तो इनकी तुलना में इनकी क्या होगी अपने पास में, रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब कि अपने पास में बोरोन और बेरिलियम से ज़्यादा रेडियस किसकी है, सोडियम और मैग्नीशियम की है। अब सोडियम और मैग्नीशियम में अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस सोडियम से अपने मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे तो रेडियस कम होगी। तो मतलब रेडियस सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, यहाँ पे सोडियम की हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा सोडियम की रेडियस होगी। तो अपने को किसका पूछा, बोरोन का पूछा है। तो अगर इनका ऑर्डर देखे तो सबसे ज़्यादा रेडियस तो किसकी है, सोडियम की है। सोडियम के बाद में फिर मैग्नीशियम की है।
मैग्नीशियम के बाद में देखो इधर जा रहे हैं अपन बेरिलियम से बोरोन की तरफ, तो रेडियस डिक्रीज हो रही है, तो बेरिलियम की ज़्यादा है। फिर बोरोन की, तो बोरोन की क्या है, सबसे कम है, तो अपने को रेंज दे रखी है 88, तो सबसे कम है बोरोन की, वो सबसे ज़्यादा है सोडियम की 186। तो बोरोन की रेडियस कितनी होगी 88। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, दिमाग थोड़ा लगाना था। यहाँ 2000 अपने केमिस्ट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है कि पोलिंग इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट की जो विद्युत ऋणता होती है उसको मापने के लिए पोलिंग मापक्रम काम में लेते हैं, बिल्कुल सही है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, जो विद्युत ऋणता होती है, वो सबसे मैक्सिमम होती है, ये भी सही है। इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बटम, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो ये भी सही है। अब ये क्या कह रहा है, इन जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑफ एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये है राइट। राइट से जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जबकि राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो अपन जा रहे हैं राइट से लेफ्ट, तो राइट से जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे मतलब 17वें ग्रुप से अपन फर्स्ट ग्रुप की तरफ जाएंगे तो विद्युत ऋणता डिक्रीज होगी। तो ये भी सही दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा, क्योंकि इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं, सही दिए हुए हैं। करेक्ट ऑर्डर बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है सोडियम से, ये सही है। इसके अलावा ये भी सही है। सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन के बाद में आते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है किससे, एल्यूमिनियम से, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर होता है P1 और जो कि मैग्नीशियम के अंदर होता है S2, इसलिए पूर्ण पूरित की वजह से मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। तो ये ऑर्डर भी सही है, ये ऑर्डर भी सही है, ये गलत है। तो इन्होंने पूछा कौन सा ऑर्डर सही है, तो यहाँ पे भी दोनों सही दे दिए इन्होंने, तो इसलिए इसको भी क्या करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, सोडियम के लिए क्वांटम नंबर बताना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। ये कौन से आवर्त का है, थर्ड ग्रुप का है, तो इसके बाद हमको उसका विन्यास क्या हो गया, 3। इसके बाद हमको उसका विन्यास हो गया 3s1। 3s1 है तो n का मान कितना हो गया अपने पास में, n इक्वल टू हो गया 3। जब n इक्वल टू s है, यहाँ पे s के लिए l का मान कितना हो गया 0। जब l का मान 0 है तो m का मान भी कितना हो गया 0, और एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका s का मान कितना हो गया, प्लस का हाफ का हो या माइनस का हाफ का हो, अपनी मर्जी है, वो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू तो फिक्स है। 3 और 0 0, 3 और 0 0 एक के अंदर दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। अभी आपको प्लस भी मिल सकता है और माइनस भी मिल सकता है। एस का मान जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, क्योंकि अपने सीधा लिखा तो प्लस लिख दिया, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं तो माइनस हो जाएगा। इनमें से कौन सा है जो हुंड नियम को फॉलो नहीं करता, तो हुंड नियम क्या कहता है कि जब तक कि अपने पास में जो डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, जब तक कि सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता तब तक उनकी पेयरिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे तो देखो पहले ही पेयरिंग कर दी, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। इसके अंदर पेयरिंग बाद में की है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके अंदर भी पेयरिंग जो है वो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में पेयरिंग होती है हुंड नियम के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का 2s ऑर्बिटल के लिए कौन सा करेक्ट एनर्जी का ऑर्डर है, तो इसमें सारे गलत दे रखे हैं। एनर्जी का जो 2s ऑर्बिटल के लिए ऑर्डर होता है, 2s के लिए आपको एक ही कोष में, अगर एक ही कोष है जैसे 2s है, तो एक ही कोष में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे इनकी जो अपने पास में एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम की, लिथियम के बाद में सोडियम की, सोडियम के बाद में अपने पास में पोटेशियम की, पोटेशियम के बाद में रुबिडियम की। इस प्रकार का ऑर्डर देखने को मिलता है, तो इसका प्रकार का ऑर्डर किसी में भी नहीं दे रखा, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। यहाँ देखो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा दे रखी है, लेकिन लिथियम को सबसे पहले, लिथियम यहाँ हाइड्रोजन के जस्ट पास में आ जाएगा, और फिर ये भी उल्टा दे रखा है और इसमें सारे उल्टे दे रखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर एक ही कोष है तो एक ही कोष में
एक कोष में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ-साथ एटॉमिक अपने पास में एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने के साथ-साथ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, तो एक ही कोष में अपने पास में एटॉमिक नंबर कह सकते हैं या अपन कोष कह सकते हैं। तो एक ही कोष तो एक ही है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने के साथ-साथ ऊर्जा क्या होती है यहाँ पे, एनर्जी क्या होती है अपने पास में, डिक्रीज़ होती है। देखो आप ये मत बोल देना कि मैडम हाइड्रोजन में तो 2s होता ही नहीं है। नहीं होता, लेकिन कल्पना तो कर सकते हैं ना अपन, कितने की भी करो क्या फ़र्क पड़ता है। और जब एग्ज़ामिनर खुद बोल रहा है कि आपको 2s की कल्पना करनी है हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए 2s की कल्पना कर सकते हैं अपन, उसमें तो अपने को कोई नहीं रोक सकता। तो एक ही कोष में अगर अपने पास में एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो ऊर्जा क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी 2s की किसकी होगी, हाइड्रोजन की, फिर लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की। तो इन्होंने ऑप्शन ही सारे गलत दे दिए। करेक्ट ऑर्डर बताना है अपन लोगों को फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने को आपको पता ही है, जैसे-जैसे वर्ग में दाएँ से बाएँ जाते हैं, कहाँ से सॉरी लेफ्ट से राइट जाते हैं, वैसे-वैसे इंक्रीज़ होती है। और जैसे-जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, क्या पूछ रहा है अपने को, आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पूछी है। तो जैसे-जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, दाएँ से बाएँ जाने पर, बाएँ से दाएँ जाने पर इंक्रीज़ होती है और ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज़ होती है, ये अपन जानते ही हैं। देखो यहाँ पे सिलिकॉन है, तो 14 ग्रुप का सिलिकॉन है, फिर 13 ग्रुप का एल्यूमीनियम है, फिर मैग्नीशियम है और फिर सोडियम है। तो सबसे कम तो किसकी है, सोडियम की है, लेकिन मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है किससे, एल्यूमीनियम से, और फिर सिलिकॉन की ज़्यादा होगी एल्यूमीनियम से। तो मतलब सबसे कम सोडियम, फिर एल्यूमीनियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सिलिकॉन। ये ऑर्डर देखने को मिलता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो कौन सा ऑर्डर देखने को मिल रहा है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, एल्यूमीनियम है, सोडियम है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। हमेशा ही आपको ध्यान रखना है, मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है सोडियम की, सॉरी एल्यूमीनियम की तुलना में, क्योंकि एल्यूमीनियम के अंदर P1 होता है जबकि मैग्नीशियम में H2 होता है। टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, क्वांटम नंबर दे रखा है n बराबर 4 के लिए कुल कक्षक कितने होंगे, तो n अपने को जब कोष दे रखा होता है तो उसको टोटल कक्षक कितने होते हैं, एक कोष में टोटल कक्षक होता है n स्क्वायर के बराबर। तो n का मान 4 दे रखा है, तो 4 स्क्वायर का मतलब है अपने पास में 4 स्क्वायर मतलब 16। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पूछते तो हो जाएगा 2n स्क्वायर। जूनियर केमिस्ट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू बतानी है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनन ऊर्जा की सबसे कम वैल्यू बतानी है, तो आयनन जो ऊर्जा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आयनन ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आवेश के, धनावेश के, अपन कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, धनावेश के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, आकार की। तो अगर इनका साइज देखा जाए, इनका आकार का ऑर्डर देखा जाए, तो सबसे आकार ज़्यादा है H2 माइनस का, फिर Cl माइनस का, फिर पोटेशियम प्लस का, फिर कैल्शियम प्लस 2 का। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, कैल्शियम 2 प्लस की, फिर K प्लस की, फिर Cl माइनस की, और सबसे कम किसकी है, H2 माइनस की। सबसे कम पूछिए तो H2 माइनस, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना ज़्यादा छोटा आकार होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आकर्षण होगा। जितना ज़्यादा फ्रैक्शन फोर्स होगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान आकार घटने पर बढ़ता है। जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, वीबीटी किसके द्वारा दिया गया, तो वीबीटी जो है वो दिया गया पोलिंग और स्लेटर द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। वर्नर सिद्धांत जो है वो किसके लिए दिया गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उनको समझाने के लिए, उनमें कलर वगैरह जो है उनकी संरचना को समझाने के लिए वर्नर ने सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जो धातु होती है उसकी 2 वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी बेथ है, और वोन वोलक ने कौन सा दिया था, सीएफटी दिया था। सीएफटी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बेथ और वोन के द्वारा, जो किससे रिलेटेड होता है अपने पास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या डी ब्लॉक की जो सीएफटी होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्रम बताना है। तो जैसे-जैसे अपने पास में क्या होता है, दाएँ से बाएँ जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो यहाँ आता है अपने पास में 16 ग्रुप,
अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो आप। एक तो आपको ध्यान रखना है, इधर आता है अपने पास में बोरोन, इधर आता है बेरिलियम। तो बोरोन की ज़्यादा होती है बेरिलियम से। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लो। इसी प्रकार अपने पास में आता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से। मतलब 13 ग्रुप की जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है किसकी तुलना में, अपने पास में सेकंड ग्रुप की तुलना में। इसी प्रकार आपको देखना है, जो एक आता है अपने पास में 16 ग्रुप, यहाँ पे आता है ऑक्सीजन, इधर आता है सल्फर, इधर आता है 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, इधर आता है फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन वाली फैमिली की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जो 15 ग्रुप होता है अपने पास में, 15 ग्रुप की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है 16 ग्रुप से। क्योंकि 15 ग्रुप के अंदर हाफ फील्ड विन्यास होता है, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, और इसी प्रकार फॉस्फोरस की ज़्यादा होती है सल्फर से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, और फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी सल्फर से। तो यहाँ सल्फर ज़्यादा दे दिया, गलत हो गया ये तो। और जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप की तो सबसे कम होती है, तो सोडियम की सबसे कम आएगी। एल्यूमिनियम की यहाँ एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम की कम दे दी, जबकि मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे सल्फर की ज़्यादा देती, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। सबसे कम है सोडियम। देखो सोडियम, फिर आता है अपने पास में मैग्नीशियम, फिर आता है अपने पास में एल्यूमिनियम, फिर आता है अपने पास में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आता है सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर से ज़्यादा है फॉस्फोरस की, सिलिकॉन से ज़्यादा है फॉस्फोरस की, एल्यूमिनियम से ज़्यादा है अपने पास में सिलिकॉन की, और एल्यूमिनियम से ज़्यादा है मैग्नीशियम की, और सोडियम से ज़्यादा है मैग्नीशियम की। मतलब ये ऑर्डर किस प्रकार देखने को मिलता है, सबसे कम सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर अपने पास में फॉस्फोरस, फिर सल्फर, और फिर फॉस्फोरस। इस प्रकार का ऑर्डर देखने को मिलता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है। प्रथम जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो हाईएस्ट किसकी होती है, धनात्मक मान किसका होता है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको कहते हैं, किसी भी गैस के जो परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोश में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो ये ऋण आवेश का फॉर्मेशन करता है, और इसके साथ साथ यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये किस में होती है, अपने पास में नेगेटिव वैल्यू होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो रहा है, जब आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव का मतलब है अपने पास में इसकी वैल्यू क्या है, उच्च है, हाई वैल्यू है। और अगर अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो यहाँ पे अपने पास में किसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, अपने को ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगी। तो अपने पास में जो बेरिलियम होता है 2s2 2p 2s2 1s2 2s2 होता है बेरिलियम। तो इसका पूर्ण पूरित विन्यास होने की वजह से इसमें जब इलेक्ट्रॉन अगर अपन ऐड करना चाहे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी देनी पड़ती है। तो एनर्जी कैसी होती है, यहाँ पे पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है हीलियम। और इसी प्रकार जो अपने पास में एर्थ ग्रुप होता है, जो 18 ग्रुप होता है, उनके लिए अपने पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बहुत ज़्यादा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए जो 18 ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड नहीं करते हैं। तो क्या ऐसा माना जाता है कि 18 ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो 0 होती है, और अगर धनात्मक रूप से बात करें तो अत्यधिक धनात्मक होती है। लार्जेस्ट आयनिक रेडियस किसकी है, तो आयनिक रेडियस क्या होती है, आकार के साथ में रेडियस क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऋणावेश के, नेगेटिव चार्ज के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। तो जिसका आकार जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आकार के साइज की। तो अगर इनके अंदर साइज देखा जाए तो सोडियम की साइज जो है वो क्या है, कम है किसकी तुलना में, पोटेशियम की तुलना में। सोडियम और फ्लोराइड ये दोनों में सम इलेक्ट्रॉनिक है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें से फ्लोराइड की ज़्यादा है सोडियम की तुलना में। अगर ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है, इनकी बात करी जाए तो इनकी क्लोरीन की ज़्यादा है किससे, पोटेशियम से।
तो फ्लोरीन की ज़्यादा है सोडियम से और क्लोरीन की ज़्यादा है पोटेशियम की है और जो क्लोरीन है उसकी ज़्यादा किससे है? फ्लोरीन से है। तो अपने को क्या पूछा है? अपने को पूछा है सबसे ज़्यादा किसकी है? तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की होगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के आपस में कंपेयर करना है। अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, विद्युत ऋणता का घटता हुआ क्रम। तो विद्युत ऋणता जैसे-जैसे अपन क्या करते हैं वर्ग में अपने पास में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणता इंक्रीज़ होती है और टॉप से जब अपन बॉटम की तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणता क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। तो अपने को फर्स्ट ग्रुप की मेटल दे रखी है तो सबसे हाईएस्ट होगी लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीज़ियम की। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। जैसे-जैसे आकार बढ़ेगा वैसे-वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता घटती जाती है। इनमें से कौन-सी जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज़ हो रही है? राइट से लेफ्ट जाने पर, राइट ये है राइट से लेफ्ट जाने पर कौन-सी इंक्रीज़ होती है? तो देखो जब अपन जाते हैं लेफ्ट से जाते हैं राइट की तरफ, तो क्या-क्या होता है? परमाणु का आकार क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। साइज़ डिक्रीज़ होती है, साइज़ डिक्रीज़ होती है तो मतलब त्रिज्या भी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, रेडियस डिक्रीज़ होती है। आयनाइज़ेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। अब उल्टा कर दो, जब अपन जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगी? रेडियस इंक्रीज़ होगी। रेडियस इंक्रीज़ हो गई। आयनाइज़ेशन एंथैल्पी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। और विद्युत ऋणता क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, जैसे अपन राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज़ होती है। तो ये तो गलत हो गया, इंक्रीज़ पूछा है। आयनाइज़ेशन एंथैल्पी भी क्या होती है? राइट से लेफ्ट की तरफ जाने पर आयनाइज़ेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज़ होती है, तो ये भी गलत हो गया। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी भी अपन जैसे-जैसे आकार घटेगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। जैसे-जैसे अपन दाएँ से बाएँ जाएँगे तो आकार घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। डेंसिटी भी क्या होगी अपने पास में जैसे-जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ आएँगे तो डेंसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। लेकिन रेडियस जो होती है जैसे-जैसे अपन राइट से लेफ्ट की तरफ आएँगे तो रेडियस इंक्रीज़ होगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। राइट लेफ्ट का थोड़ा ध्यान रखा करो वहाँ पे, ये ध्यान से पढ़ना ज़रूरी